नाजिया जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव, वैसे वंदे मातरम। हाँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जब आप स्टेज पे जाती है नाजिया जी, जी यानी न्यूज चैनल में, तो मौलवी हजरात जो है उनको सलाम करती है या नहीं करती आप? हाँ हाँ, मैं तो ऐसे करके करती हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। दो चार लाइनें अरबी बोलती हूँ, पर उन लोगों को अरबी समझ में नहीं आती है। तो आप जब सलाम करती है तो वो जवाब देते हैं? ना, नहीं देते? मुझसे क्या बोलते नाराज हैं? रहते हैं साहिल। फिर तो मुझसे नाराज है ना वो लोग। मेरे कंधे पर उन लोगों ने इस्लाम छोड़ा था ना, और हाँ मैं हाँ। इस्लाम की सच्चाई बता रही हूँ, तो उन लोगों को बुरा लग रहा है। वाह 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 वाह। असल में और एक चीज ये है कि अगर शरिया के हिसाब से भी देखा जाए, अगर आप इसमें क्या कहते हैं उसको, उम्दत उम्दत सालिक जो किताब है, हम्म रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर, उसमें हम्म अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि अगर कोई नामहरम है, हम्म मैरिजेबल एज है, ठीक है, हम्म तो आप उससे फिर बात नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा कुछ ऐसा जरूरी हो, वरना आप नॉर्मली ऐसा बात करना, जवाब देना, ये अलाउड नहीं है। देखो साहिल, मैं हमारे कन्फ्रंटेशन को, गौर तालाब को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम इतनी इतनी मतलब शफाफ उर्दू मत बोलना, थोड़ी इंग्लिश उसमें जोड़ देना। क्योंकि तुम इतनी शफाफ उर्दू बोलोगे, फिर मैं कहूंगी मुझे समझ नहीं आता, और फिर कुछ जिहादन जो है ना, जैसे स्पाइडरमैन पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, वैसे कपड़े के ऊपर टेंट पहनती हैं कुछ जिहादन बुरका वाली। वो मुझे बड़ा ट्रोल करने के लिए खड़ी हो जाती हैं, और मेरे पूरे अंग अंग की सर्जरी गिनना स्टार्ट कर लेती हैं कि मैंने बॉडी के कौन कौन से पार्ट की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि प्लास्टिक बैन है इंडिया में। तो ये बहुत बहुत इन्होंने मतलब कोशिश। सवालों का जवाब अगर ना हो तो फिर यानी आप वो जो है वो पर्सनल चीजों पे आ जाती है, ताकि आपकी हाँ इमेज को डाउन करे, तो हाँ ये कौन जी सा हाँ। तरीका है? मेरे बॉडी के हर एक पार्ट्स की सर्जरी के बारे में कुछ जिहादन ने, कुछ मतलब बुरके पोश लोग, औरतों ने, महिलाओं ने, हालांकि देखो मुफ्ती तारिक मसूद जिनके भक्त जो हैं वो भारत में बहुत है, मुसलमान मर्द बहुत है। हाँ क्योंकि सबसे ज्यादा तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद ही 72 वर्जिन गुरुओं के बारे में बताते हैं कि उंगली चूसना और ये और वो, बहुत सारे डेफिनेशन वही देते हैं। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद ने खुद कहा है कि औरतें हिजाब में भी कैमरा फेस नहीं करें, क्योंकि ये इस्लाम की तरफ से मना है। लेकिन पता नहीं ये लोग कुरान नहीं मानती हैं, और बेवजह मेरे बारे में, मेरे अंग अंग का तबसरा ये लोग कैमरा के सामने करती है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जेलेसी मैं समझ सकती हूँ, हाँ। जेलेसी समझ सकती हूँ कि नाजिया के पास 14 साल का बेटा है, फिर भी नाजिया अच्छी दिख रही है, तो वो मुझे समझ में आता है। फिर कई कि भाई मैं मॉडलिंग करती थी, नहीं, मैंने मॉडलिंग नहीं की है। मेरे बेटे के स्कूल में मिस मॉम का, जो सिंगल मदर है, उनका एक रैम्प शो हुआ था, जिसमें मैं अपने बेटे की खुशी के लिए गई थी, और मैंने वहां पे रैम्प शो किया था। बिल्कुल अपने बेटे के लिए मुझे नाचना कूदना गाना जो भी पड़ेगा मैं वो करूंगी अपने बेटे के खुशी के लिए। तीसरी, उन्होंने उन जहादनों ने बात किया था कि मैं बहुत पहले मोटी थी। यस, आई वॉज 102 kg, बिकॉज मुझे पीसीओडी हुआ था, तो मैं 102 kg की थी। और उसके बाद जब मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, तो फिर धीरे धीरे मैं जो मेरा जो वेट है उस पर मैं आ गई थी। पर इन सब चीजों के बारे में बात हुई है। हाँ, मेरे बाल जो है वो नकली हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे सब असली बाल है, मेरी आंखें असली अरे है, मेरा सब। इतना सब बोल दिया? इतना हाँ। मतलब ये क्या मतलब, इन्होंने क्या आके पूरा स्कैन स्कैन करके चेक वेक करके बैठे हैं ये लोग, जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, स्कैन नहीं। फिर देखा, ये लोग अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर बैठे थे मुझे देखने के लिए। हाँ तो अल्ट्रासाउंड मशीन में अतड़ी फेफड़ा ना देख करके
मेरे बॉडी के अंग अंग का इन लोगों ने डेफिनेशन जो है वो है। तो मैं तमाम व्यूअर्स जो मुझे पसंद करते हैं सुनना और जो मुझे नहीं भी पसंद करते हैं, जो हिजाब नुमा जिहादन है, उन सबको मैं कह देना चाहती हूँ कि सब कुछ मेरा ओरिजिनल है और मैं बहुत बहुत अपने माँ बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जन्म दिया है और भारत में जन्म दिया है। नहीं, लेकिन ये पागलों को ये समझना चाहिए कि अगर आपका वेट 102 था, आपको पीसीओडी था, उसके बाद आपने अगर अपनी सेहत पे ध्यान दिया एंड यू रिकवर्ड और आप फिर से पहले की तरह हुई है, तो दैट शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। ये तो इंस्पिरेशन होना चाहिए। इसको उल्टे तरीके से बताना मतलब वही दिमागी अपंगता इनके अंदर है। अब देखो, कमर को कमरा बना करके हिजाब से ढकने वालियां, उनको तो मुझे देखकर प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि इनके हिसाब से तो औरतों को बिल्कुल मतलब कूड़ेदान की तरह दिखना चाहिए ना। औरतों को खूबसूरत नहीं दिखना चाहिए, औरतों को वोकल नहीं दिखना चाहिए, औरतों को एडुकेट नहीं होना चाहिए, औरतों को अपनी बातों को रखने का तरीका नहीं आना चाहिए, औरतों को मर्दों के बराबरी शाना बशाना खड़े नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी पर बिलीव नहीं करना चाहिए। इनके हिसाब से ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए इनको ऐसी एडुकेट लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, माँ जो होती है, वो इनको अच्छी नहीं लगती है, इनको आंखों में चुभती है। वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इंस्पिरेशन के तौर से अगर लेंगी तो फिर कल ये भी एडमिशन करा लेंगी, फिर इनको ये भी पढ़ाई करेंगी। इंस्पिरेशन के हिसाब से लेंगी तो फिर ये भी सच्चाई बोलना स्टार्ट कर देंगी। इंस्पिरेशन के हिसाब से लेंगी तो जिम भर जाएगा, योगा टीचर फिर ढूंढ के नहीं मिलेगी किसी को। तो इंस्पिरेशन बनाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे क्या है कि हिजाब पहन लिया और उसके बाद फिर एक कैमरा ऑन कर दिया और भचर 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 करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें बड़ा आसान है ना किसी को क्रिटिसाइज करना। और मुस्लिम हमेशा से क्रिटिसाइज करने पर बहुत बिलीव करते हैं। दे ऑलवेज बिलीव क्रिटिसिज्म, दे नेवर बिलीव ऑप्टिमिज्म। तो इसलिए ये सब सारी बातें इन लोगों ने की है। और मुझे बड़ी हंसी आई है जब भी मेरे जितने भी पीएसओ हैं और पीएस हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि मैम देखिए आपके बाल नकली है, ये लोग कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं, खींच खाच के बताऊं क्या कि नहीं असली है। हाँ, मोटापा था, वो मोटापा खाकर नहीं हुआ था, मुझे पीसीओडी हुआ था और मैंने डॉक्टर के पानीकर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। ऑलमोस्ट 1 ईयर डॉक्टर के पानीकर 7 हिल्स में बॉम्बे में उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था और ऑलमोस्ट 1 मंथ मैं एडमिट भी रही थी 7 हिल्स में ही। उसके बाद फिर मैं रिकवर हुई, फिर मैंने योगा स्टार्ट किया, जिम स्टार्ट किया, मैंने इंटरमिटेंट फास्ट किया, तब जा करके फिर मैं अपने जो मैं थी उस हिसाब से फिर मैं हुई। वाव वाव वाव, दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग नाजिया जी। बल्कि आपने जो मुझे एक क्लिप भेजा था मौलवी की, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है कि चलो आपके बाल नकली हो सकते हैं और कुछ और नहीं, नकली है नहीं, सब असली है। मैं खींच के दिखाऊं क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि इतना झूठ तक तो ठीक, फिर भी थोड़ा सा हम सह सकते हैं कि भाई ठीक है चलो बाल नकली है, ये नकली है, इधर प्लास्टिक भरवा दिया, उधर ये करवा दिया, इंजेक्शन लगवा दिया, सर्जरी करवा दिया। लेकिन जिस मौलवी की आपने क्लिप भेजी है मुझे, तो वो बेगैरत तो कुछ यानी उसने सीमाओं को पूरा पार कर दिया। आपने कहा था मुझे कि उसको आप जरूर दिखाना, तो मैं चला दूं अभी ताकि लोग भी देखें कि बिल्कुल, आज हम लोग के आधार पर बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए ये वीडियो मैं ओपन कर लेता हूं। अब्दुल ने लिखा है कि मैं बिंदी में अच्छी लगती हूँ। ओके, इस नेक्स्ट टाइम बिंदी लगा के बैठूंगी। एक मिनट नाजिया जी, मैं बस उसको, नाजिया जी वो अब्दुल नहीं, एक्स मुस्लिम अब्दुल है। एक्स मुस्लिम अब्दुल, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बिंदी लगा के बैठूंगी एकदम, प्रॉमिस। क्या कह रहे हैं अब्दुल भाई हमारे? नाजिया इलाई खान looks good with bindi on forehead which shows she connected to root and not from Arabs. Majority of Pakistanis think they are from Arabs.
आइडेंटिटी क्राइसिस। जय हिंद। थैंक यू एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, एंड आई एम श्योर के नाजिया जी जो है, और कई सारी वीडियोस में तो हमने इनको देखा है, बिंदी बिंदी लगा के ही रहती है। तो अब्दुल भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट पे नाजिया जी जब आप अगली बार आएंगी तो बिंदी लगा के आइएगा, ताकि जिहादन जो है, जो आपसे जलती है, वो थोड़ा और नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगे। जरूर 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 लगा के बैठूंगी। और मैं तो कहता हूं कि आपको तो खैर ये कह दिया वो कह दिया, मैं तो इस मंच से खुला चैलेंज देता हूं उन सारी खवातीन को कि अगर वाकई में लगता है आपको कि आपका इस्लाम आपको हक दे रहा है या फिर आपकी इज्जत करता है, तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूं, आ जाइए मंच पर और रेफरेंसेस के साथ दलाइल की रोशनी में हम आपसे बात करेंगे। आप हमें इस्लाम को अच्छा बताना, फीमेल स्टेटस बताना, और हम आपको बताएंगे कि आप इस्लाम की नजर में क्या है। तो ये तो खुला चैलेंज है उन सारी मोहतरमाओं को कि आए, आपके लिए मंच खुला है। वीडियो मैं लेके आ जाता हूं ताकि सारे लोग देख ले चीचा क्या कह रहे हैं। चीचा ये आ गई। सुना ना, ये मेरा आवाज आ रही थी नाजिया जी? हाँ बिल्कुल आ रही थी। फिर से एक बार चला दूं? हाँ हाँ चला दें ताकि सब। साहिल भाई काफी तेज स्पीड में थे शायद, क्या बोले? स्पीड ज्यादा थी शायद, बराबर अच्छा, नहीं नहीं, है। वो वीडियो में ही वैसा रखा है। मेरे को वीडियो ऐसी मिली है। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ। हाँ स्पीड हाफ एक्स पे चलाओ फिर। स्पीड स्लोअर फाइन और कर देता हूँ कम, रुको। स्पीड स्लोअर, ठीक है। एक मिनट गौर से सुनिएगा जरा कि ये अरे स्क्रीन गप्पू पे सा लाओ मौल उसको। हाँ, ला रहा हूँ। हाँ। गप्पू सा मौलवी जो है, खा खा के इसके गाल देखो कैसे बाहर आ गए हैं। और ये मुंह में क्या ले रहा है? अच्छा, खुला है मुंह, ओके। ये देखिए, ये कितना बेगैरत है। ये है किधर का नाजिया जी? ये पश्चिम बंगाल का है। ये पश्चिम बंगाल में एक फुरफुरा शरीफ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर के ही आसपास का है। और ये मजलिसे इस्लाम हो रहा है। इसकी पूरी वीडियोस मैंने निकाली है, पूरी वीडियो मैंने निकाली है। और ये मजलिसे इस्लाम हो रहा है जहां पर मुसलमानों के साथ कन्फ्रंटेशन किया जाता है और सुन्नते रसूल बताई जाती है। तो सुन्नते रसूल के बीच में नाजिया इलाही खान अपना बदन बेचती है, ये कब इस्लाम की किताब में लिखा दिया गया, ये मुझे पता नहीं चला। अब इससे मैंने 2 सवाल किया है एक नोटिस भेज करके। पहला सवाल मेरा है, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा है क्योंकि इनकी फितरती यही है, ये ठरकी होते ही है, इनका जन्म से अधिकार है ठरकबाजी करना। तो 2 सवाल मैंने इनसे पूछा है। एक कि क्या जहां पर मैं जिस्म बेचती हूं ये वहां पर आना जाना करता है या दलाली का काम करता है? पहला एक सवाल है, क्योंकि कौन क्या करता है ये किसी के बारे में कोई कैसे बता सकता है? इतने जजमेंटल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है कि मैं जहां पर जिस्म बेचती हूं वहां पर ये आना जाना करता होगा। दूसरा सवाल मैंने इससे किया है कि कुरान के किस पारा और किस जगह पर ये लिखा हुआ है कि सुन्नते रसूल का तबसरा करते वक्त मुसलमानों की भीड़ में आप एक औरत को प्रोस्टिट्यूट बोलो और जिस्म बेचने वाली बोलो, ये अनुमति, ये परमिशन, ये अथॉरिटी कुरान ने इसको कब और कहां पर दे दी? अल्लाह ने दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया, हजरत इब्राहिम ने दिया, हजरत यूसुफ ने दिया, कौन से प्रॉफिट ने दिया है? ये मैंने इससे 2 सवाल किए हैं एक नोटिस भेज करके। अब ये हो गया है लापता स्ट्रीट।
अब इसका कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा है, ये ऐसा गायब हो चुका है कि मैं इसको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तीसरी चीज मुझे इसकी बहुत बुरी लगी है, इसने जब ये वीडियो अपलोड किया था तो इसने मेरे बेटे की तस्वीर डाल दी थी। मेरे बेटे का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिर इसने मेरे बेटे को इस्तेमाल क्यों किया? अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए। ये तो केस तीसरा, बनता है। हाँ केस तो मैंने कर दिया है, केस मैंने कर दिया है, पर ये लापता है। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत इजी है जो औरतें बहुत एडुकेट है उनको टारगेट करना। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे मुस्लिम मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने अब मेरे पीछे कुछ मुसलमान लड़कों को लगाया हुआ है कि मेरा गैंग रेप होगा, मेरे ऊपर एसिड अटैक होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। तो और पश्चिम बंगाल के सरकार की जो पुलिस है उसमें जितने भी मुसलमान टाइप के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये लोग शायद कन्विंस कर पाते हैं एफआईआर करवाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर एफआईआर अब तक नहीं हुआ है। हाँ, मैंने कोर्ट से अपना जो स्टेप लेना था वो मैंने लिया है, थ्रू कोर्ट लिया है, मैंने डेफेमेशन नोटिस भेजा है, पर अब तक पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया है। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब मौलवी के बदले मैं ही आपको दे देता हूं। ये जो सीख है, किसी भी फीमेल को, किसी महिला को, किसी औरत को प्रोस्टिट्यूट का लेवल तक लेके आ जाना, ये असल में सीख इनको मिलती है खुद हमारे प्यारे द बेस्ट रोल मॉडल से। बेस्ट रोल मॉडल ने फरमाया है कि जो औरत खुशबू लगा के बाजार जाए वो प्रोस्टिट्यूट जन्नत में कहलाएगी। हाँ, और उसकी नीयत ऐसी है कि कोई दूसरा उसकी खुशबू को सूंघे तो वो जानिया है। और यही स्टेटमेंट, यही चीज गधे का मुंह लगा के घूमे क्या? दिन भर बाहर में रहते हैं, धूप बारिश बरसात सबको सामना करना पड़ता है, दिन भर हम लोग गैदरिंग में जाते हैं, तो किसी को तकलीफ देकर क्या फायदा है? बदन की बदबू सुखा करके क्या फायदा है? माउथ फ्रेशनर यूज करना चाहिए, परफ्यूम यूज करना चाहिए। अब गधे का मुंह लगा के तो नहीं घूम सकते ना। तो वो जो जिहादन जो आप पे सवाल उठाती है, तो उनको फिर ये इस्तेमाल करना चाहिए, गधे का मुंह, दो टिक्का जो है। अच्छा, गधे का नहीं यार, गधे का नहीं, मैं तो कहता हूं कि ऊंट का इस्तेमाल कर ले, वो तो पीने के लिए भी रसूलुल्लाह ने प्रिस्क्राइब किया था। अरे तो छोड़ो, मजाक का ना कर ले, अपने खाविंद का ना कर ले, वो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा, सीधा जन्नत चले जाएगी। अरे यार, तो ये सीख जो है इस तरीके की, ये खुद द बेस्ट रोल मॉडल के जरिए से इनको मिलती है, और वही सीख जो है ये लोगों के सामने बयान करते हैं। आप देखिए, परफ्यूम के ऊपर आप अक्सर अगर वीडियोस उठा के देख ले, आप जाकिर नाइक का वीडियो मैंने पहले चलाया हुआ है वीडियो, आप वो एडवोकेट फैज साहब का वीडियो उठा के देख लीजिए, आप तारिक जमील ये तारिक मसूद का वीडियो उठा के देख लीजिए। परफ्यूम क्या औरतें खुशबू लगा सकती है, इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, और मुफ्ती तारिक मसूद तो साहिल कॉन्डम के बारे में भी खुलेआम बात करते हैं। हाँ, उनका कहना है, मुफ्ती तारिक मसूद का, कि जुबान पे अगर पॉलीथीन लगा लिया जाए तो क्या खाने का स्वाद आएगा? तो उसी तरीके से अगर कॉन्डम लगा करके अगर जिस्मानी ताल्लुक किया जाए तो क्या स्वाद आएगा? ये मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं। तो तारिक मसूद साहब ने फिर हो सकता है कि इस्तेमाल करके देखा होगा, और उनको और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है साहिल, कि हम जब पाकिस्तान के पाखंडी, पाकिस्तान के जाहिले आजम, पाकिस्तान के गधेड़े मुफ्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे भारत के मुसलमानों को बुरा लगता है। मुझे सबसे ये क्या सीन है? ये मुझे कुछ मतलब अटपटा सा लगता है। पहले जब हम सुनते थे कि अरे याकूब मेमन आ गए, मैंने ऐसा कर दिया, अरे अजमल कसब आया था, तब हमारी उम्र बहुत छोटी थी, तब हम सोचते थे कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, टेररिस्ट आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब समझ में आता है कि भाई अगर सेकेंड फ्रंट वॉर होता है तो हमारे भारत के लाखों करोड़ों मुसलमान जो हैं वो ऐसे जिहादी और ऐसे आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस तरह
से आज हमास के बलात्कारियों और आतंकवादियों का के समर्थन में भारत में कई रैलियां निकल गई, कई मिছিল निकल गई। यहाँ तक के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक रैली निकली थी जिसमें ये कहा गया कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे ये भी सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान अफगानियों को भेड़ बकरियों की तरह, कुत्तों की तरह 1 नवंबर का डेडलाइन दे करके निकाल करके बॉर्डर के बाहर फेंक दिया, उसको लूट लिया, तो ये अफगानी क्या ला इलाहा नहीं पढ़ते हैं क्या? ये मुसलमान नहीं है क्या? ये कुरान नहीं पढ़ते हैं क्या? तो फिर ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा का तो सच सामने आ गया और बहुत घिनौना सच सामने आया है। आज तो भारत के मुसलमान रैली नहीं निकाल रहे हैं पाकिस्तान की विरोधिता में। आज तो भारत के मुसलमान अफगानियों के समर्थन में रैली नहीं निकाल रहे हैं कि क्यों उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया है। भारत से एनआरसी के द्वारा जब रेफ्यूजीज को निकाला जाता है, रोहिंग्यास को निकालने की बात कही जाती है, तब तो एक दिन में 15,000 से ऊपर भारत में रैलियां निकलती हैं, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़े जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लिया जाता है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखाते हैं कि हम क्या है। तो आज जब असदुद्दीन नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना। मैं तो जोड़ा अवैसी बोल देती हूँ, अवैसी बोलती हूँ, आंखें मीच करके दोनों भाई बात करता है। तो आज जोड़ा अवैसी कहाँ है? आज अफगानी मुसलमानों के पक्ष में, समर्थन में कोई क्यों नहीं आया है? मुझे इतना मतलब बुरा लगा है कि इजराइल के एक छोटे से बच्चे, 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में हमासी बलात्कारियों ने पकाया था और एक तरफ सामने में बच्चा माइक्रोवेव में जल रहा था, भुन रहा था, और उसके सामने, उस माइक्रोवेव के सामने उसकी माँ के साथ बलात्कार कर रहा था अल्लाहू अकबर के नारे पर। अच्छा, इसमें भी आप देखिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये यानी इनके अंदर इतना डोगलापन दिखाई देगा आपको, इतना डोगलापन दिखाई देगा। इजिप्ट और वो लेबनान और बाकी जितने कंट्रीज है, यूएई ले लीजिए आप, और सऊदी ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि गाजा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, औरतों पर, बच्चों पर, मर्दों को मारा जा रहा है, तो ये जब वहां से भाग के निकल रहे थे तो इन्होंने इन सारे मुसलमानों को, जिनके साथ इनका ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, किसी ने भी, कोई भी कंट्री ने उनको सहारा नहीं दिया, बल्कि अपने बॉर्डर्स उन्होंने बंद कर दिए। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता कहाँ चला गया? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। अभी मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि भाई एक मजहब की किताब है जिसमें ये बताया गया है कि भाई यहूदियों को मारना, बुत परस्तों को मारना वाजिब है, जस्टिफाई कर दिया गया है उस मजहब की किताब से कि आप यहूदी को मारो, आप इसको उसको मारो, जो भी इस्लाम नहीं मानता है आप उसको मारो, ये जस्टिफाई कर दिया गया है। साथ साथ जो है सूरे अनफल में ये भी बता दिया गया है कि भाई आप जो इस्लाम कबूल नहीं करता है उसके घर को लूटो, उसके घर की औरतों को लूटो। ये भी मैं समझती हूँ कि चलो मजहब की किताब में जस्टिफाई कर दिया गया है, लेकिन अफगानी भी तो वही कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो उनके समर्थन में क्यों नहीं भारत में लोग खड़े हुए? उनके समर्थन में लुंगी उठा करके नाराबाजी क्यों नहीं किया? ये तो सवाल है ना। तो ये बदनुमा शक्ल जो आप लोग दिखा रहे हो, ये जो गिरगिट को भी शर्मा दे रहे हो, गिरगिट भी बेचारा सोचता होगा कि भाई मैंने क्या गुनाह किया है, तुम ही लोग गिरगिट बन गए हो। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। एक तरफ देखो तो हिजाब, यहाँ पर मुस्कान जो है वो लश्कर तैयबा की एक प्यादा, वो यहाँ पर हिजाब पहनने के लिए परेशान थी और उसके समर्थन में जितने भी भारत के मुसलमान हैं वो खड़े हो गए हिजाब पहनाने के लिए। मैंने मेनस्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई मैं 4 मुस्लिम देशों के बारे में बता रही हूँ, उनकी जो महिला प्रधानमंत्री हैं उनको उनका हिजाब आप मुझे दिखा दो। चाहे शेख हसीना पूछ लो, चाहे बेगम खालिदा जिया पूछ लो, चाहे बेनजीर भुट्टो पूछ लो, चाहे इंडोनेशिया की मेघावती पूछ लो, या प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान से जो शाह हुसैन जॉर्डन के जो फैमिली वाली जो लड़कियां आती हैं उनके बारे में पूछ लो, तो ये लोग तो हिजाब में नहीं रहती हैं। आप क्या प्रॉफिट मोहम्मद से ज्यादा बड़े मुसलमान हो? तो ये लोग तो नकाब में नहीं दिखती हैं। हमने कहा हम क्या देखते हैं शेख हसीना जी को नकाब में? हमने क्या कभी भी बेनजीर भुट्टो को जब वो लश्कर तैयबा को प्रोवोक करती थी
कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए, उनकी बहू बेटियों को बलात्कार करवाने के लिए लश्कर तैयबा को प्रोवोक करती थी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से, और कश्मीर के मुसलमान वही करते थे जो बेनजीर भुट्टो बोलती थी। तो तब भी तो हमने उनको नारेबाजी में उस वक्त हिजाब में नहीं देखा था। तो ये कौन सा चूरन बांट रहे हैं ये भारत में, और कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो ये जो चाहे वो बोल सकते हैं, और हम कुछ बोलेंगे तो हमारे पर केस हो जाएगा, हमें टारगेट कर दिया जाएगा, ये जो चाहे वो बोल दे। ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? द थर्ड थिंग इज साहिल कि ये मौलाना मोहम्मद मदनी जी कहते हैं एक बड़े चैनल पर बैठ करके कि भाई भारत जो है वो संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान इस्लाम से चलेंगे। तो लो भैया, नासिर खान बलात्कारी है, उसको नापुंसक करो, उसका औजार काटो, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है। कोई राशिद और मुल्ला और अली जो है अगर चोरी करे उसका हाथ काटो ना। फिर लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों कन्वर्ट हो जाते हो मेंढक की तरह फुदक करके? ऐसा क्या है कि जब पुरुष को बड़ी बड़ी अश्लीलता करते हैं, जब वो क्राइम करते हैं, जब वो अश्लीलता की हदों को पार करते हैं, तो आप फुदक करके तुरंत चले जाते हैं मेंढक की तरह लॉ एंड ऑर्डर पर। और जैसे ही मुसलमान लड़कियों के बारे में बात आती है तब आप कहते हैं नहीं, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। क्या, क्यों? इस्लाम क्या औरतों पर नाजिल हुआ था? ऐसा कुछ है क्या? मतलब इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी और ठेका औरतों ने लेकर के रखा है, मर्दों ने नहीं लेकर रखा है। और कितने बेशरम है यही नासिर खान बलात्कारी। 10 साल दोनों भाई, एक भाई तो अभी भी जेल के अंदर है, कादिर खान, और नासिर खान 10 साल इसने जेल में खटाया। ये 10 साल बलात्कार के केस में जेल में खटाया। बाहर आने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करके इसने वेस्टर्न जैसे बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में अपना निकाह किया, शादी किया, और सारे मुसलमान पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी के लगभग 10-12% मुसलमान उस बलात्कारी का शादी का बिरयानी खाने के लिए चले गए बेशरम की तरह। फोकट में मिल रही होगी ना नाजिया जी? मतलब फोकट में बिरयानी मिल जाए एक प्लेट तो हम बलात्कारी का भी खा लेंगे बिरयानी। वाह रे वाह, इस्लाम के एक बिरयानी में बिक गया इस्लाम। और दूसरी चीज जो आपने एक चीज कही उस पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस्लाम आया ही इसलिए है, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि औरतों का इस्तेमाल किस तरीके से ज्यादा किया जाए। आपने अभी कहा ना कि क्या औरतों पे उतरा है, औरतों के लिए उतरा है? नहीं, औरतों के लिए नहीं उतरा है, इसलिए उतरा है कि औरतों का मैक्सिमम फायदा उठाया जाए इसके जरिए से। तो ये वजह है कि आप देखेंगे कि इस तरीके की बातें जो है वो करते हैं और महिलाओं की इज्जत को पामाल करते हैं, उसके स्टेटस को नीचा करते हैं। तो ये तो इस्लाम का हिस्सा रहा है हमेशा से, पहले से। रसूलुल्लाह की खुद एक हदीस है और बार बार हमने बताया हुआ है हजरत ज़ैनब के बारे में कि मार्केट में यानी रास्ते में रसूलुल्लाह ने एक फीमेल को देखा और ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही हैज टू गो टू ज़ैनब, और वो लेदर बुन रही थी। तभी का तभी उनके साथ जो है वो हमबिस्तरी मुबारक बेस्ट रोल मॉडल साहब ने की, और उसके बाद क्या कहा कि औरतें शैतान की शक्ल में आती है। हाँ। तो अब आप देखिए कि भाई फीमेल को देख के एक्साइट आप हो रहे हो और डाल दिया फीमेल के ऊपर। तो ये चीज जो है, ये तरीका जो है वो सारा का सारा बेस्ट रोल मॉडल जी से हमें मिलता है। नाजिया जी, कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, बहुत सारे डिस्कशन हमने कर लिया। तो असल जो आज की जो रिक्वायरमेंट है, और एक हमने स्टार्टिंग में एक स्ट्रीम भी की थी, प्यू रिसर्च का हवाला भी दिया था, जिसके मुताबिक तकरीबन 1,20,00,000 मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है। और हर किसी को पता है, ये हर किसी को। आप सोचिए कि बड़े मंच पर बैठकर अगर जिनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, अगर वो कांपते हैं रेफरेंस के साथ, यानी रेफरेंस देकर भी अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि मैं जयपुर डायलॉग समिट में गया था और मैंने जब वहां पे खुल के बात की तो वहां पे आनंद जी ने कहा कि भाई अपना नहीं तो हमारे बारे में सोचो, बाकी जो बैठे हैं
हमारा गला भी कट जाएगा। और फिर नुपुर जे शर्मा जी ने कहा कि भाई आपने जो बात कही है हजरत आयशा को लेके मैं रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसी ही धमकियां आती है। तो अगर इतने बड़े, और नुपुर शर्मा जी के साथ क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया ने देखा, अगर इतने बड़े बड़े लोगों के दिलों में इतना खौफ, इतना डर है मेजॉरिटी में रहते हुए, तो हम जैसे लल्लू पंजू लोग, यानी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कर रहा हूं, मेरे जैसे जो लल्लू पंजू छोटे मोटे लोग हैं और कई सारे लोग जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, उनका क्या, उनकी सिक्योरिटी का क्या, क्या गवर्नमेंट, और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीजों का पता तो होगा ही, तो भाई वो खामोश क्यों है? वो कब बोलेंगे? कब हम जैसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कुछ स्पेशल लॉ, प्रोटेक्शन लॉ, जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपसे ही कहूंगा कि आप क्या कहना चाहती है इस सारी चीजों में, डिस्क्रिप्शन में हम जानेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो जातिवाद का चीज हमने देखा था कि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, छोटी जाति या फिर क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट करना, तो उनके लिए स्पेशल लॉज लाए गए और इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाया गया कि अगर कोई उनको वो स्पेसिफिक वर्ड्स भी इस्तेमाल कर ले, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो वर्ड, अगर वो स्पेसिफिक वर्ड भी इस्तेमाल कर ले तो उन पे केस हो जाएगा। और हमने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर उनके मुंह से वो वर्ड निकला है तो उनको बाद में पब्लिक में आके माफी मांगनी पड़ी कि भाई गलती से फ्लो में ये वर्ड निकल गया था, हमने जानबूझ के नहीं बोला। तो वो लॉ होने के वजह से तो आज लोग जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, इतना उनके लिए प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया। तो क्या ये चीज इस तरीके के, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने का हक है, ये तो जनरल सेंस में तो सबके लिए है। लेकिन जनरल सेंस के बावजूद उन लोगों के लिए अलग से लॉज लाए गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी सामने आ रही है और खुल के अपनी बात रखना चाहती है या एटलीस्ट कन्फेस करना चाहती है कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया, उनके लिए क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की लॉज की जरूरत है? कैसे क्या होगा, कौन बोलेगा, कब इस पे काम होगा, क्या कहना चाहती है आप? थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। जी। सबसे पहले तो आपने उन लोगों की बात बताई है जो सनातन धर्म वाले हैं, पर अपनी बातों को रखने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि हम भारत में रह करके भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अच्छा, एक मिनट देना नाजिया जी, सॉरी मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। फरहीन फातिमा जी कह रही हैं तुम सब चूतिया हो। ये कुरान ने इनको बोला होगा, अनुमति दी होगी, परमिशन दिया होगा गालियां देने के लिए। तो कुरान के फरहीन हिसाब से फातिमा जी, अगर आप हम तो है चूतिया, आप अगर नहीं हैं तो आप वाकई में फिर स्पेशल लेडी होंगी, क्योंकि बाकी सारे तो है जो है वो यही है। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है और वाकई में इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है, आपकी इज्जत है, तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए लिंक शेयर करूंगा, आप आके अपनी बात रख सकती है। यस नाजिया जी, प्लीज गो अहेड, आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट। मैं बोल रही थी कि 82.7% सनातनियों के मेजॉरिटी वाले भारत में अगर इन्हीं सनातनियों को अपनी बातों को और एक मजहब की किताब के हवाले से उसकी आयतें और सूरतों के नंबर को बताने के बाद भी अगर उनको ये डर सता रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की भी सजा हो सकती है। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा से सर तन जुदा हो सकता है, तो अपमाने राम की सजा सर धड़ से भी जुदा हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ भारत में 14% डरी हुई कौम रहती है, जिसका ठेकेदार मंच पर चिल्लाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देते हैं। तो ये डरी हुई कौम हुई कैसे, सबसे पहली बात। अब बात आती है कि क्या 82.7% सनातनी इस भारत में इस बात को मेरी आवाज के साथ मिलाने को तैयार हैं, तो मैं उनके लिए खड़े हो करके ये नारा लगाने को तैयार हूं कि अपमान राम की बस एक ही सजा, सरधड़ से जुदा। आप हम 76 साल से भारत में एक ही चीज सुन रहे हैं कि सनातन धर्म को डिफेम और मलाइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत किया जा सकता है, पर अगर एक खास समुदाय और मजहब की किताब की सच्चाई अगर सामने रख दी जा रही है, तो उनको, ऐसे लोगों को हर वो तरीके से डिफेम किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि वो आदमी घर पे छुपने पर मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने हाथ की मेहंदी और अपने अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने का वक्त आया है, और ये 14% डरी हुई कौम को इस भारत के अंदर बताने का समय आ चुका है कि जब तुमने एक्सेप्ट किया ही है कि तुम डरी हुई कौम हो, तो डरा कैसे जाता है उसको बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब देखिए, एक कट्टर के साथ आपको रहना है तो पत्थर बनना पड़ेगा, और कट्टर इस्लाम वाले के साथ रहना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मैं एक्स मुस्लिम की अभी बात नहीं कर रही हूँ, आपने एक खास लेडी का नाम लिया है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, या जो जयपुर डायलॉग्स वाले जिसने आपसे ये बात कही कि कम से कम हमारा तो ख्याल रख लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस राष्ट्र से हमें संविधान मानने वालों को ही चुनना है, तो हमें फिर डर और भय दिल से निकालना पड़ेगा। हमें ऐलानिया रोड पर यह कहने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी कि इस भारत में रहने का उसी को हक है जो संविधान मानेगा, इस भारत में रहने का उसी को हक है जो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल, और करना पड़ेगा। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ के भारत के मुसलमानों ने यह बताया है बार बार कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। अमेरिका ने जब उसामा बिन लादेन को खत्म किया, तो 370 हटने से पहले कश्मीर में उसामा बिन लादेन के पक्ष में जनाजे की नमाज हुई, तो कश्मीरी मुसलमानों ने ये बात बताया था कि वो किसके पक्ष में। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की थी, तब मुसलमानों ने बताया था कि वो किसके पक्ष में है। तो अभी भी अगर यही सोचना है, मानवता के बारे में बात रखनी है, तो लो भैया, तब तो फिर आप 2 डेकेड आपने लड़ा राम मंदिर के लिए, 1 डेकेड आप लड़ रहे हो ज्ञानवापी के लिए। कल को कह देगा कि ये जो भारत है ये तो अरब का ही एक हिस्सा है, यही कह देगा, क्योंकि मौलाना मोहम्मद मदनी ने ये बात कहा है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उनको जवाब दिया है कई बार कि जब भारत से स्टार्ट हुआ है तो फिर इतना खर्च कर करके लोग मक्का मदीना क्यों जाते हैं हज वज करने के लिए? फिर तो हमें यही कर लेना चाहिए, और हम किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोगों को अपफ्रंट आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। ये जो लोग कॉन्डम की बात करते हैं कैमरा के सामने, वो तो नहीं मुंह पे मास्क लगाते हैं, वो तो नहीं डरते हैं। मुफ्ती अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाते हैं, जबकि कुरान तो कह रहा है कि भाई कोई इस्लामिक प्रीचर कैमरा के सामने नहीं आ सकता। और यही वजह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है, या किसी भी प्रॉफिट की कोई तस्वीर नहीं है। तो फिर ये मुफ्ती, ये कारी, ये गोलगप्पू मौलाना, ये रसगुल्ला मौलाना, ये पेटला मौलाना, ये लोग कैमरा के सामने अपने 4-4, 5-5 यूट्यूब चैनल बना करके बाप बढ़ाना भैया, मुसलमान मौलाना के लिए सबसे बड़ा रुपया, ये कैसे चलेगा भैया? ये कैसे चलेगा? आप अपनी मर्जी से इस्लाम को ट्विस्ट कर लेते हो, इस्लाम को टर्न कर लेते हो, फ्लेक्सिबल कर लेते हो, और खुद करते हो तो रासलीला होता है, और साहिल करता है तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। ये तो नहीं चलेगा। तो तोड़ तोड़ करके बताना पड़ेगा। दूसरी एक बात मैं साहिल आपसे और जरूर कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इस तरह की टिप्पणियां और गालियां कोई अगर महिला देती है आपके लाइफ पर, तो उसको आपको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको, बल्कि ये कहने की जरूरत है कि अल्लाह आपको हिदायत दे,
और अगर आपको इस्लाम ने इस बात की अनुमति दी है, परमिशन दिया है या गाली गलौज करने का, तो फिर इतना छोटा सा चूतिया गाली क्यों दे रही हैं आप? फिर और गंदी गाली दीजिए ना, क्योंकि हमारे मुंह से तो माँ बहन की गालियां नहीं निकलती हैं, कम से कम ऑन दी कैमरा तो नहीं कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। हाँ, रही बात कि रोड पर अगर कोई मुसलमान मेरे से भिड़े तो मैं उसकी नानी याद दिला दूं बहुत अच्छा से। वाह वाह वाह, जानती भी हूँ और कड़वे से कड़वा भी बोलना जानती हूँ और ऐसी गालियां भी जानती हूँ कि कान से खून निकल जाए। हाँ, शेरनी है, शेरनी नाजिया जी, शेरनी, वाह। तो ये सब जो लफंदर लोग जो डराते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, बकरी समझ के रखा है क्या? जैसे मौलाना साजिद रशीदी बोलता है कि 12 साल में लड़की का निकाह नहीं होगा तो वो बकरी से सेक्स करवाएगी। भैया फीमेल फीमेल सेक्स करेगी कैसे? अब बकरी भी लेस्बो होने लगी है क्या? अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट दिया था उसने? हाँ बिल्कुल दिया था। अब आपने एक बात कही है हाँ। कि भारत में लगभग मैंने सर्वे किया है, 1 करोड़ से कुछ कम आंकड़े आ रहे हैं मेरे हाथ में जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो इस्लाम को लेकर के काफी मतलब जैसे रूहानी मोहब्बत होती है, उनको रूहानी मोहब्बत थी, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो डीप डाउन गए, डेप्थ में गए, तब उनको लगा कि भाई ये बहुत कंफ्यूजन फैला रहा है कि एक पन्ने पे कह रहा है कि अगर किसी का खून करते हो तो पूरी इंसानियत का खून कहता है हो जाता है, और 5वें पन्ने पे कहा जा रहा है कि अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है तो सर तन से जुदा कर दो। तो ये एक कंफ्यूजन फैलाने की बात है। अब ऐसे स्मार्ट चीजों पर, ऐसे अकल वाली चीजों पर अगर कोई कन्फ्रंटेशन करना चाहता है, अगर कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत के उन मुस्लिम समुदाय के धर्म के ठेकेदारों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक प्रश्न का उत्तर वो सही हवाले के हिसाब से दे। मैंने कई बार साहिल आपको भी देखा है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर, आप नेशनल न्यूज पर बैठे हैं और कभी भी आप पूरा जवाब नहीं पा पाते हैं। कोई तो क्विट कर जाता है, कोई तो गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है, कोई भाग जाता है, कोई इतना चीखने लगता है कि फिर बात ही समझ में नहीं आती है कि भाई हमने पूछा तो अलीफ था, ये बता रहा वाईजेड है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं उन तमाम मुसलमान समाज के और स्पेसिफिकली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो 1 करोड़ से थोड़े से कम बचे हुए जो एक्स मुस्लिम्स हैं, मैं सेमिनार जो है वो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, और जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं वो आए उस सेमिनार में और इन लोगों को क्लियर करें कि इनकी सोच गलत है, ये गलत सोच रहे हैं, और कुरान के हवाले से क्लियर कर दें तो बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैं बैठती हूँ, हालांकि मैं दूर दूर तक एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान माँ की बेटी हूँ, और आज भी मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। वो चिटिंगबाज मुसलमानों की तरह नहीं हूँ कि 5 केजी मेकअप कर लिया, नेल बड़े बड़े चुड़ैल की तरह रख लिए और उसमें नेल पेंट लगा लिया और उसके बाद भी हम मुसलमान हैं और टीवी कैमरा पे भी बैठ गए 10 केजी मेकअप करके। मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूँ। जो फराइज हैं वो मैं पूरे करती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उसके तो आंसर मुझे चाहिए ना, वो तो मुझे चाहिए। उसके लिए तो मैं सर्वे करूंगी, उसके लिए मैं एक्सप्लोर करूंगी, उसके लिए मैंने कुरान के पन्नों को पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ लिया, हदीसें पढ़ ली, असली हदीस पढ़ ली। कई बार मैंने आपसे भी साहिल मांगा है कि इस टॉपिक पर मुझे कुछ क्लियर करना है, जरा भेजिए आप, तो आपने भी भेजा है, और फिर कंफ्यूजन वहीं का वहीं रह जाता है। तो आखिर ये क्या ऐसी बात है कि जब कोई इस खास मजहब के बारे में बात करता है तो आप सर तन से जुदा की धमकी देते हो, लेकिन जब हम कन्फ्रंटेशन की भी बात करते हैं या कोई प्लेटफॉर्म भी हमें मिलता है कि आप बताओ ना, जैसे मैं टाइम्स नाउ पे मैंने पूछा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही एक मौलाना से कि आप कह रहे हैं कि लड़कियां आवारा हो जाती हैं अगर शादी सही वक्त पे नहीं हुई, तो वो सूरा नंबर मुझे बता दीजिए। वो नहीं बता पाए और वो चीखता रह गया, चिल्लाता रह गया। मैं अपनी जगह पर स्टक हूं। मैंने कहा मुझे पहले सूरा नंबर जानना है, आप सूरा नंबर बताइए, उसके बाद ही ये डिबेट आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आपको सूरा नंबर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप मिसलीड और मिसगाइड
नेशनल न्यूज पर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तरफ मुफ्ती और कारी कॉन्डम की बात कर रहा है, एक तरफ मुफ्ती और कारी ये कह रहा है कि मैं अल्लाह को नजर नहीं दिखाऊंगा अगर मेरे मरने के बाद 4 औरतें बेवा ना हो जाएं। ये मुफ्ती तारिक मसूद कहता है। हाँ। एक तरफ मुफ्ती तारिक मसूद ये कहता है कि कुत्ता पालना हराम है इसलिए औरत पाल लो। मतलब तुम क्या कह रहे हो औरत को? तुम क्या कहना चाह रहे हो? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत, अपने आप पर प्राउड फील करने वाली औरत कभी भी ऐसी बदतमीजी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और मैं एडुकेट औरत हूं, मैं कुत्ते से अपनी बराबरी होते हुए नहीं देख सकती हूं, कभी भी नहीं देख सकती हूं। तो डरने की जरूरत नहीं है, इतना किसी में ताकत नहीं है कि आकर के सर तन से जुदा कर देगा। मैं कहती हूं कि मैंने कभी भी रेप विक्टिमाइज्ड लड़कियों को मैंने कभी भी बोला है कि रोना मत, कभी मत रोना इनसाइड द कोर्ट रूम, क्योंकि तुम ज्यादा ताकतवर हो। जिसने रेप किया है उसने अपने पैंट को खुद उतारा है और तुम्हारा जबरदस्ती उतरवाया गया है। तो ये दोनों चीजों में फर्क महसूस करो। तुम बहादुर हो, वो पागल भी नहीं कहेंगे, वो बुजदिल है। जो इंसान खुद से अपना पैंट उतार रहा है वो बुजदिल हुआ, वो कुनजहन हुआ, वो अश्लील हुआ। तो रेप विक्टिमाइज्ड औरतों को मैं बहुत सिर माथा पे बैठाती हूँ, मैं ऐसे कंसेप्ट के साथ चलती हूँ। अब आती है बात कि आपने कहा कि एक्स मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए या क्या सरकार सोच रही है। बहुत तकरीबन मेरी 9 से 8 मीटिंग मेरे सीनियर्स के साथ हुई है। हम 72 जूनियर और सीनियर मेरे फर्म में लोग काम करते हैं, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म में, और 72 जूनियर और सीनियर्स को लेकर के ये डेटाज मैंने निकाले हैं, ठीक है। इस पर हम 2024 के जनवरी में हम लोग एक PIL सर्वोच्च न्यायपालिका में करने जा रहे हैं कि जो लोग अपनी मर्जी से, अपने विल से, अपने आप से इस्लाम को छोड़े हैं और उनको आज पर्दे में रहना पड़ रहा है, आज उनको मास्क पहन करके घूमना पड़ रहा है, आज उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपानी पड़ रही है। क्यों छुपानी पड़ रही है? किस लिए छुपानी पड़ रही है? अभी ये जो लड़की आई थी, इसने गाली दिया तो क्या इसने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई है? नहीं छुपाई है। ये तो बड़ा मजे में फोटो खिंचवाई है, हालांकि इस्लाम में तो फोटो खिंचवाना जायज नहीं है। तो जो लोग एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भाई मैंने छोड़ा है तुम भी छोड़ो। क्यों कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और ये मैंने कभी साहिल आपके चैनल पर देखा भी नहीं है कि आपने किसी को फोर्स किया है। आपने कहा है कि मैं तथ्य सामने रखूंगा, मर्जी आपकी है भैया। आप तथ्य सामने रखते हैं, सामने वाले के मुंह में जुबान नहीं होती है, जवाब नहीं होती है, वो कह देता है कि भैया अब हम छोड़ रहे हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी होती है। आप मेरे सामने 1 करोड़ तथ्य रख दो, मैं नहीं छोड़ूंगी इस्लाम। आप मेरे सामने पूरे कुरान की किताब को, पूरे मजहब की किताब को आप खोल के रख दो, मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा जिद है, ये मेरे जिद है। तो ऐसे लोग जो एज एन एक्टिविस्ट इस भारत में काम कर रहे हैं और जिनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन चुकी है, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी नहीं बनी है, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन चुकी है। इस मेजॉरिटी के लिए मैं और मेरी पूरी टीम 2024 में सर्वोच्च न्यायपालिका में आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप जैसे एक्स मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन के लिए मैं अपनी याचिका दायर कर रही हूँ। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने 3 तलाक के वक्त में, तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी और उस वक्त मैंने ये बीड़ा उठा लिया था, तो उसी तरीके से केंद्र की सरकार से मेरी उम्मीद है और मेरा भरोसा है कि आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जरूर केंद्र की सरकार मेरा साथ देगी, मेरे आवाज में जरूर आवाज मिलाएगी। और कुछ ऐसे बिल पास होने चाहिए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर से, और दोबारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ओथ लेने के बाद पहले संसद में ऐसा एक बिल पास होना चाहिए जिसमें यह साफ क्रिस्टल क्लियर किया जाए कि अगर कोई इस्लाम अपने आप अपनी मर्जी से छोड़ रहा है तो उसको अगर कोई कुछ क्षति पहुंचाता है या कुछ हार्म करता है या उसको गालियां देता है तो उसके ऊपर धाराएं लगेंगी और उसको जेल की सजा होगी। इसके लिए मैंने
बेबी स्टेप लिया है, और मैं चाहती हूँ आप जैसे लोगों को कि आप मेरे मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे प्रोवोक करें, आप लोग मुझे मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चले। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं अकेले आगे आगे चलूंगी और आप पीछे पीछे चलो, नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं पीछे पलटू और सब गायब, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं साथ साथ चलने की बात कर रही हूँ। हालांकि मैं हूँ बहुत जिद्दी, आई एम वेरी स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी बचपन से रही हूँ। अगर मैंने कुछ ठान लेती हूँ, मैं कुछ मैं अपने आप में सोच लेती हूँ, तो वो मैं करके रहती हूँ, आगे पीछे कोई रहे या ना रहे। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसमें मुझे लगा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो। हालांकि मैं बता रही हूँ कि 2019 मेरे ऊपर एसिड अटैक भी हुआ है, और एसिड मेरे अटैक? हाँ, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, मेरे पास ये उसकी तो हमको नहीं पता थी ये चीजें। वाह। अच्छा, लेकिन मीनवाइल जब तक नाजिया जी बता रही हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्ट्रीम को इसका लिंक अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां जहां भी है स्टेटस में डालिए, आप पोस्ट करिए, ताकि और भी ज्यादा लोग जुड़ सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें नाजिया जी हमें बता रही हैं और ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, नाजिया जी ने खुद से होकर, अच्छा मुझे ये पता नहीं था कि नाजिया जी ये बात बताने वाली है, और जब इनके पास डेटा ऑलरेडी, मेरी कल ही इनसे बात हुई है, राइट नाजिया जी? आज की हाँ, स्ट्रीम हमने कल बात की, आज शेड्यूल की, मुझे पता भी नहीं था दैट शी हैज ऑलरेडी गैदर्ड सो मच डेटा। दैट मीन्स कि हमारे बोलने से पहले नाजिया जी ने इसकी जरूरत को समझी और इन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ नाजिया जी, एंड थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से, मेरी सारे व्यूअर्स के तरफ से, और जितने एक्स मुस्लिम्स है सबके तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना बड़ा कदम ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है इस पे काम करना। थैंक यू सो मच नाजिया जी। थैंक यू। मैंने वो एसिड अटैक वाली तस्वीर जो है वो जी। मैंने आपको भेज दी है, आप स्क्रीन पे ही डाल दीजिए ताकि सब कोई देख सके। ओ हो, ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ये आ गई स्क्रीन पे। और तब भी मैं डरी नहीं, इवन मैं और वोकल हुई, मैंने और अपने स्टेप को आगे किया, मैं और अपफ्रंट हुई। तो ये कभी का वाकया है नाजिया जी? ये 2019? 2019 का है। अगर मैंने अपने पर्स से, मैं गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, अगर मैंने अपने अपने तुरंत अपने पर्स को उठा करके अपने चेहरे पे नहीं लगाया होता तो शायद वाकई में वो जहादनों की वजह से मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी ही पड़ती। पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, माँ बाप की दुआ है कि 2-3 ड्रॉप्स ही मेरे फेस पर आ पाए थे। इट्स वेरी सैड, और इसके बावजूद अगर आप इतनी हिम्मत से डटी हुई है, दैट शोज कि कितनी ज्यादा करेजियस आप है, हिम्मत वाली है। और जो आपने कहा था जिद्दी वर्ड, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो ठान लिया आपने, तो एक जिद बन जाती है आपकी और उसको आप पूरा करके रहती है। सो दैट इज रियली अमेजिंग। मैं यही बताना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। आप डरेंगे, लोग डराएंगे। और इनका एक हथकंडा है, एक मंत्रा है कि भाई सामने वाला कोई बहुत लॉजिकल क्वेश्चन किया है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है और इनके मजहब की किताब में भी कोई जवाब नहीं है, तो बस अब चिल्लाना स्टार्ट कर दो, ए तुमको ऐसा कर देंगे, ए तुमको ऐसा कर देंगे, ए तुम ये हो, मुनाफिक हो, फलाना हो, धमाका हो। ठीक है, लेकिन जवाब तो दे दो। तुम जो बोलो सब है, लेकिन जवाब तो दे दो। मुझे सिर्फ जवाब से मतलब है। बाकी गालियां तुमको जितनी देनी है, या फिर तय कर लो कि तुम 2 घंटा गाली दोगे, ठीक है, मैं सुनूंगी, एकदम पूरे पेशेंस के साथ सुनूंगी, लेकिन जवाब तो दो, मेरे सवाल का जवाब तो दो। ये देंगे नहीं, ये देंगे नहीं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, और जो हम कह रहे हैं वो सच है। तो इनसे बिल्कुल कट्टरता से सामने आना पड़ेगा। डर करके, छुप करके ये सोचेंगे, देखा हमने 4 लोगों ने नाजिया को गालियां दे दी, अब तो ये घर में बैठ गई। ना 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 ना, मैं मर्दों को हिजाब पहना दूं, मैं ना पहनूं। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त, जबरदस्त। इसीलिए आपसे डरते हैं ये
आपके सामने आने से, तो वो मुल्लियों को भेज रहे हैं ताकि हाँ। वो और उनको खा पी के कोई लॉजिक वाली बात करो ना, मुझे भी सुनने में पसंद आए, मैं भी 2 मिनट अपना दूं, कोई लॉजिक वाली बात करो, कोई अकलमंदी वाली बात करो। क्या बेवजह वही बिचिंग करना, जो फीमेल्स वाला, जो घरेलू फीमेल्स वाला जो बिचिंग होता है कि भाई उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, वो कर लिया, क्या इडियोटिक नॉनसेंस बात है। कोई वैल्यूएबल बात बोलो, कहो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा असदुद्दीन अवैसी नहीं उठाते हैं, तो नाजिया तुम प्रूफ देगी, नाजिया बोलेगी कि हाँ उठाते हैं। कहो कि मोहम्मद मदनी जी ने जो कहा है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है, ये नाजिया ने झूठ बोला है, तब फिर मैं वो पूरा का पूरा न्यूज दूंगी मैं तुमको कि उन्होंने कहा है कि भाई इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ऐसे सवाल करो कि जिसका जवाब देने में मजा आए, मैं भी कूद के चले जाऊं तुम्हारे स्ट्रीम में कि भाई अरे लाओ अब मैं जवाब देती हूँ, तुम कह रही हो कि प्लास्टिक सर्जरी कराई है। भाई ये कोई अकलमंदी की बात हुई है? ये जेलेसी दिख रहा है, ये बू आ रही है जलने की, अगाड़ और पिछाड़। कल्पा जी कह रहे हैं PIL may not sustain as courts refrain from judicial legislation, still there is hope। ये पता नहीं, ये लॉ वाली भाषा में इन्होंने कुछ कहा है, क्या कहना चाहते हैं? होप है, और कहते हैं ना कि अल्लाह ने कहा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बिस्मिल्लाह करके मैं PIL तो जरूर डालूंगी। ओके एक तो ये है नाजिया जी, एक तो आप PIL की बात करिए, वो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे शायद वो तो होता है PIL, लेकिन गवर्नमेंट, मेरा सवाल फिर से वही है कि गवर्नमेंट इस बारे में कब खुल के बोलेगी? नहीं, मैं उसको भी क्लियर कर दे रही हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जब शाह बानो और सायरा बानो ने 1984 में राजीव गांधी जी की सरकार में जब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका डाली थी 3 तलाक को बैन करने के लिए, तब सरकार को पता चला कि 3 तलाक की जैसी कुप्रथाओं से मुसलमान महिलाएं जो हैं वो जूझ रही हैं, वो परेशान हो रही हैं। हम या आप बैठ करके साहिल जो अभी स्ट्रीम कर रहे हैं, इसमें आप 99% सोच कर रखें कि ये स्ट्रीम भारत के प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्री तक तो नहीं पहुंच रहा होगा, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। और PIL एक बहुत अच्छा जरिया होता है कि जब उससे एक सर्वोच्च न्यायपालिका के तहत एक जजमेंट पास होता है, या ड्यूरिंग हियरिंग, ड्यूरिंग सबमिशन ही अगर मैटर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो सरकार तक अपने आप पहुंच जाता है, मीडिया उसको कवर अप करना स्टार्ट कर देती है, और जब हाइक पकड़ते हैं ऐसे मैटर्स तो सरकार उसमें इंटरफेयर कर देती है। और जब लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल आता है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ऐसे ऐसे पिटिशंस को बहुत बागौर और बहुत सारे तथ्यों के आधार पर और बहुत सारे हियरिंग के साथ सुनना पसंद करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा, बुरा, सप्लीमेंट्री पिटिशंस, एफिडेविट, सारी चीजों को लेकर के सुनना पसंद करता है। क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या घटनाओं का अंदेशा है, क्या क्या घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं और आने वाली हैं। तो हमारे पास भारत में कुछ भी फैक्ट फिगर रखने पर तो घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो वो सारी चीजों का मैंने डेटास निकाले हैं कि कब कब कितने कितने लोगों पर अत्याचार इन मुसलमानों ने किया है, जब जब फैक्ट फिगर रखे गए हैं, कब कब गुस्ताखे रसूल की धमकी दी गई है, यहाँ तक कि हाई प्रोफाइल और VVIPs लोगों को भी धमकियां दी गई हैं। वो सारे फैक्ट फिगर्स मैंने निकाल करके रखे हैं। ये लोग दाढ़ी और टोपी में जो जिहादी एक्टिविटीज और क्रिमिनल डायबॉलिक माइंड लेकर के घूम रहे हैं, इनके पर्दे, इनके हिजाब को खोलना बहुत जरूरी है। और ये तब ही खुल सकता है जब हम एक खास जगह पर जाकर के अपनी बातों को रखते हैं, और वो होता है कोर्ट। इंसाफ कोर्ट से मिलता है, इंसाफ रोड से नहीं मिलता है। हमें रोड नहीं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और वहां से जब एक जजमेंट आता है और वो जजमेंट उठा करके जब पार्लियामेंट लेकर जाया जाता है और उस पर एक खास तरीके का एक अमेंडमेंट आता है, एक बिल पास होता है और उस पर चर्चाएं बढ़ती हैं, उस पर बातचीत होती है, करोड़ों लोगों के जान की सलामती और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बातचीत होती है, तब जा करके इस पूरे वर्ग को, इस पूरे भारत को पता चलेगा कि हाँ, अब मुस्लिम को हम डरा नहीं सकते हैं, या कोई भी तथ्यों के आधार पर एक खास मजहब के बारे में अगर बात करता है तो जितने भी इस्लामिक ट्रेचर है, दे आर बाउंड टू आंसर।
उनको जवाब देना पड़ेगा, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उनको मानना पड़ेगा कि सामने वाला सही बोल रहा है, ना कि आप थ्रेट करेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, या अगर नाजिया है तो बलात्कार या एसिड अटैक। ये जो इन्होंने एक हथियार उठा लिया है लोगों के जुबान को बंद करने का, वो हमें खत्म करना है। नाजिया जी, जैसे कि आपने अभी एसिड अटैक और अभी आपने बलात्कार की बात की, तो जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ है, शायद आपको तो बलात्कार की भी धमकी दी गई थी कि आप अगर चुप नहीं बैठेंगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये हकीकत है? मैं वो भी आपको प्रूफ है, तो कम से कम करोड़ों मैसेजेस ऐसे मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा कि मुझे कितने बलात्कार की धमकी, और मेरे माँ को, मतलब शी इज 58, और उनको धमकी दी जाती है कि रोड पे मिलेगी तो नंगा करके फक करेंगे। मेरी माँ को, शी इज 58। जी, तो वो भी स्क्रीन पे चला लो। जी जी, भेजा आपने? हाँ, मैं बस 1 सेकंड में भेजा। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। तो भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और भेजा ना, ठीक है। और जो नए व्यूअर्स है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चूंकि इंडिया लोकेशन पे चैनल बैन किया गया है, मेरा जो मेन चैनल है, तो हो सकता है कि आपको चैनल के कंटेंट नजर ना आए। तो आप लोग सेटिंग में जाइए, यूट्यूब की जनरल सेटिंग में जाइए और थोड़ा सा नीचे आएंगे, वहां पे आपको लोकेशन का ऑप्शन दिखाएगा। वहां पर आप इंडिया लोकेशन हटाकर कोई और कंट्री सिलेक्ट कर ले और आपको चैनल के सारे कंटेंट नजर आएंगे। ये मैं 1 मिनट डाउनलोड करके दिखाता हूं किस तरीके से नाजिया जी को धमकी दी जाती है। ये आ गया इधर। थोड़ा जूम कर देता हूं। अब ये इसमें जो लिखा है वो पढ़ने लायक तो नहीं है, लेकिन जितने जो लोग पढ़ सकते हैं वो खुद ही पढ़ लीजिए कि किस तरीके की बातें की जा रही है और किस तरीके से इनको जो है अब्यूज किया जा रहा है। ये देखिए, हम जबीन 45, ये देखिए, वाह वाह मोमिन वाह। ये देखिए, हाँ, तू अगर मुझे मिल गई ना, तेरा रेप करवा दूंगा। ये देखिए, वो भी, ये इतना मतलब क्या बोलूं, ये बोल रहा है कि तू अगर मिल गई तो रेप करवा दूंगा, किसी और से करवाएगा। क्योंकि ये खुद तो मेरी शक्ल देखकर डर जाएगा ना। इसकी पतलून गीली हो जाएगी आपको सामने जब देखेगा। कसम से तू मिल मुझे। अच्छा, देखो। और ये तो एक इन्होंने बताया, आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। किसी को भी अगर मेरी बात पे 0.1% भी शक है, जस्ट आप मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स बॉक्स में जाओ। वो बिल्कुल, आई एम पब्लिक फिगर, तो बिल्कुल ओपन है, आप उसमें कमेंट्स में पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। इवन आप यूट्यूब पे नाजिया इलाही खान अगर आप डाल रहे हो, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉर्न मूवी को अपलोड किया है और हैशटैग नाजिया इलाही खान लिख दिया है, ताकि मुझे जब कोई सर्च करे तो बहुत सारी पॉर्न मूवी आ जाए। ये भी किया है लोगों ने। यानी इनका कोई भरोसा नहीं, और इनका ये भी भरोसा नहीं कि आपको जो है वो आपका नाम खराब करने के लिए, चूंकि एआई अभी बहुत पावरफुल टूल है, सब जगह चल रहा है, हो सकता है कि वो मॉर्फिंग करके आपका चेहरा किधर लगा दे और आपको बदनाम करने की कोशिश करे। दीज गाइज कैन गो इनटू। जी, 2019 में ये हो चुका है। यहाँ पर टीएमसी के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने एक मॉर्फ करके लगाई थी मेरी तस्वीर, पर उस पर जो मैं केस इसलिए जीत पाई क्योंकि पिछले 11 साल से मेरे बॉडी पे बहुत सारे टैटूज हैं, और जिस लड़की का तस्वीर लगाया था उसकी बॉडी पे टैटूज नहीं थे, तो उस वजह से मैं जीत पाई।
तो पकड़े गए थे वो लोग? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। गुड, यही होना चाहिए, पकड़े जाना चाहिए। इनकी अच्छे से खातिरदारी जब होगी ना ऐसे लोगों की जो इस तरीके की हरकत करते हैं, तो आगे फिर एक इंसान जो है ना वो सोचेगा 100 बार इस तरीके का काम करने के लिए। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। कोई कोई मतलब ये नहीं बताना है कि हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गाली भेजे, लिखो। मैं तो वही लिख देती हूँ, अगर कभी मैं बहुत ब्लास्ट हुई भी रहती हूँ तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, कुरान के हिसाब से तुमने गाली दी है, अब मैं तुमको क्या ही बोलूं। मैं यही लिख देती हूँ। बिल्कुल। तो नाजिया जी, ये तो हो गया एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन के बारे में, और जो भी स्टेप्स आप उठा रही है हम आपके बिल्कुल साथ में हैं, और ये लड़ाई जो है हम मिलकर साथ में करेंगे, ताकि आगे जो आने वाले लोग हैं उनको छुप छुपा के ना रहना पड़े, या अपने ख्यालात को दिल में दबा के रहना नहीं पड़े। क्योंकि मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि घर वालों को नहीं बता सकता, वो मुझे मार देंगे, या मारेंगे नहीं तो घर से निकाल देंगे, मेरा जीना हराम हो जाएगा, और मैं कैसे जीऊं ये चीज को छुपा कर, इस यानी फेक बनकर, मुनाफिकत इख्तियार करके। कई सारे लोग मैसेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर है। और अगर इस तरीके का लॉ अगर आता है, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ अगर सरकार लेके आती है, तो आई एम श्योर के कई सारे लोग जो है वो खुलकर आएंगे एज एन एक्स मुस्लिम, और उन्हें इन चीजों में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, सारे जो व्यूअर्स है उन सब की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं तो आपके साथ ही हूं बिल्कुल इस काम में आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो हम जरूर करेंगे। ये तो हो गया हमारा आज की स्ट्रीम का एक टॉपिक। जो सेकंड टॉपिक था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो 2.5 फ्रंट वॉर जो चल रही है, और उसके बाद आपने एक नई चीज निकाली 0.5। तो ये क्या है एग्जैक्टली? 2.5 क्या है, 0.5 क्या है, जरा बताइए, क्या कहना चाहती है आखिर में आप? बेसिकली हम पाकिस्तान से बहुत सारे वॉर जीते हैं, 4। हालिया में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम सबको पता है। हमने चाइना का सामना किया था 1962 में। अब क्या है कि जब भी भारत पे ऐसा कुछ होगा तो 2 फ्रंट वॉर होगा, जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर के करेगा। तो बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस, जब बहुत पढ़े लिखे लोग एक साथ बैठते हैं तो ये बातें उठती हैं कि 2 फ्रंट वॉर के लिए हम कितने रेडी हैं। और जो भारत के बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, जो कानून के तहत काम करते हैं, जो आर्मी चीफ होते हैं, इन लोगों के सराउंडिंग में ये सारी बातें उठती हैं। तो हमारे चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल बताया कि इंडिया बिल्कुल रेडी है, भारत एकदम रेडी है 2 फ्रंट वॉर के लिए। चाहे चाइना और पाकिस्तान एक साथ भी आए तो भी भारत तैयार है सामना करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत में हर चीज की फैसिलिटीज अब है। हमारे पास रफाइल है, हमारे पास डिफेंस जो है वो 4थे पोजीशन पर है, और ये मोदी जी की सरकार में ही हो पाया है कि हमारा डिफेंस 4थे पोजीशन पर पहुंच पाया है। इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रांग है, हमारे बायलैटरल और ट्रेड रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है, हमारा जीडीपी जो है वो 7.2% पे है। फिनेंशियली हमारा देश बिल्कुल सोने की चिड़िया बन चुका है। अब ऐसे में मेरा सवाल ये पैदा होता है कि 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत तैयार है, पर भारत के अंदर 0.5 जो फ्रंट है उससे भारत कैसे लड़ेगा? तो क्या है ये 0.5, क्या बताना चाह रही है आप? ये मुझे तो समझ 0.5 में आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। ये 0.5 फ्रंट वो है जो नूह और मेवात में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं बिना नोटिस के, पर योगी जी जब बुलडोजर चलाते हैं तो नोटिस मांगते हैं। ये वो 0.5 फ्रंट है जो हमास के बलात्कारियों का खुलकर समर्थन करते हैं, और जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे मुंह को बंद करने के लिए गुस्ताखे रसूल का थ्रेट दिया जाता है। ये 0.5 वो है जो मदरसों के अंदर बहुत अश्लीलता की हरकतें करते हैं और ऐलानिया कहते हैं कि हम स्कूल यूनिवर्सिटी को महत्व नहीं देते हैं, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हमको मदरसा चलवाना है। क्योंकि मदरसे से 6 फैसिलिटीज ऐसे लोगों को मिल रही है। पहली फैसिलिटी मिल रही है
कि फितरा और ज़कात के नाम पर बहुत सारे चंदा आता है और भारत के अंदर से भी बहुत सारा चंदा आता है, जिसकी पूरा भरपेट लाभ जो है वो मौलवी मुल्ला उठाते हैं और उनको कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नौकरी की लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बैठे बिठाए भीख पर पैसा आ जाता है और इनका खानदान आराम से लग्जरियस लाइफ से चलता है। दूसरी फैसिलिटी ये होती है कि इनको घर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी तरह घर को सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से जो मदरसे के नाम पर ये प्रॉपर्टी लेते हैं, उसी प्रॉपर्टी में नीचे में चटाई पर छोटे छोटे यतीम बच्चे सो रहे होते हैं और ऊपर में लग्जेरियस घर बना करके बीवी बाल बच्चों के साथ ये पूरी मटर गश्ती में रहते हैं। तीसरी फैसिलिटीज इनको ये मिलती है कि इसी मदरसे के माध्यम से 72 वर्जिन हूरों का ठरक देकर के, लालच देकर के बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल और फ्यूचर को खराब करने का पूरा पूरा ठेका और बीड़ा इन्होंने उठाकर रखा हुआ है। चौथी फैसिलिटीज इनको ये मिलती है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ अनल सेक्स और छोटे छोटे बच्चियों को मोलेस्ट करना ये इनकी फितरत बन चुकी है और कई मदरसों के कई केसेस के जो है वो पाकिस्तान के मदरसों से भी और भारत के मदरसों से भी कानूनी प्रक्रिया में अभी भी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। तो ऐसी 4 फैसिलिटीज है जो मदरसे की वजह से इन लोगों को मिल रही है और इनको मैंने जोड़ा है 0.5 फ्रंट में। अब आती है मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि 14% मुसलमान बहुत डरे हुए हैं और इनको बहुत डेप्राइव किया गया है, क्या वाकई में ये 14% मुसलमान डेप्राइव है? और अगर डेप्राइव हैं तो पाकिस्तान में मस्जिदें बम और धमाके से उड़ाई जाती हैं, हमारे भारत में तो उड़ती नहीं है। अगर ये वाकई में डिप्राइव होते तो क्या हर जुमा की नमाज में सारे रोड पुलिस खुद खड़े होकर के उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उनको नमाज पढ़ाती है और रोड बैरिकेड से पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता? क्या जुमे की नमाज के साथ साथ ईद की नमाज कुर्बानी इतने धड़ल्ले से होती है अगर ये वाकई में डिप्राइव होते? अगर वाकई में ये 0.5 जो फ्रंट के लोग हैं, जो 14% डरी हुई कौम है, अगर ये वाकई में डरे हुए होते तो ये क्या सनातनी घर की लड़कियों को धर्म परिवर्तन फोर्सिबली करवा करके ये लव जिहाद करते, ये बलात्कार करते? ये डरे हुए होते तो क्या ये राम भक्तों के ऊपर आक्रमण कर पाते? तो इनका असली चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है। और क्या हमारे भारत की सरकार ये 2 फ्रंट वॉर से तो लड़ने को तैयार है, अपने असलाह और बारूद से, अपने आर्मी से, अपने फोर्स से, अपने एयर मार्शल से, अपनी नेवी से, अपने हर एक तरीके से, लेकिन क्या ये भारत के अंदर 0.5 फ्रंट जो है बचा हुआ, इससे लड़ने को क्या भारत की सरकार तैयार है? तो मेरा ये जानना मेरे लिए इस I am very much inquisitive to know about this because this 0.5 front is very dangerous और इसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर एक तरीके से हम देखते हैं और ये 0.5 फ्रंट इज वेरी एक्टिव और हम जैसे भारत से प्रेम करने वाले लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि कल को क्या पता कि अजमल कसब फिर से आए, कोई और अजमल कसब के नाम से जैसा आए और ये 0.5 फ्रंट उसका समर्थन भी ना कर दे, जैसे ये हमासियों के बलात्कारी और आतंकवादियों का कर रहे हैं अब फ्रंट में आकर के। तो हमारे भारत के प्रोटेक्शन के लिए 2 फ्रंट वॉर हमारी सेना तो संभालने को तैयार है, पर क्या हम जैसे भारत के नागरिक इस 0.5 फ्रंट को सही से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या भारत के 82.7% इस 0.5 फ्रंट को सही से भारत के अंदर समझाने को तैयार है कि तुम कट्टर हो तो हम पत्थर हैं? नाजिया जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो भीड़ जमा होती है इसका जो मेजर रीजन है, जो बहुत बड़ी वजह है, वो खुद मौलवी हजरात है जो मदरसों से या मस्जिदों से ऐलान करवाते हैं जुमा की नमाज के बाद, जुमा के खुतबों में? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो अथॉरिटीज है या गवर्नमेंट है, अगर ये जो 0.5 आप जो फ्रंट बता रही है, इसको अगर डिसमेंटल करना है तो इनको एक बड़ी जबरदस्त तरीके से इन मौलवियों पर अपनी पकड़ रखना चाहिए, ताकि ये जो आम मुसलमान है, और जाहिर सी बात है कि ये जितने लोग जमा होते हैं, ये जैसे भेड़ को हाका नहीं जाता है,
हम्म। वो तो जानवरों को, बकरियों का जो रेड़ा होता है, क्या कहते हैं, रेड़ा कहते हैं, जो भी है, तो वो जैसे वो हाँकने वाला उनको लेके जाता है वैसे वो चलते। तो यहाँ भी मिसाल वैसी ही है। इनको तो खुद इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है किताब, कुरान पूरा मायने के साथ नहीं पढ़ा, अहादीस नहीं पढ़ी, इनको कुछ पता होता नहीं है। तो ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने उलमा पर, जो भी इनका फेवरेट आलिम है या फिरका है। और सारे फिरके जो है वो यही काम करते हैं कि मुसलमानों को गुमराह करते हैं या उनको गलत कामों में लगाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये .5 को डिसमेंटल करने के लिए अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, सारे मुल्ले मौलवियों को अपने काबू में रखना चाहिए? जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सऊदी में मस्जिदों में जो बयानात होते हैं, दे ऑल आर रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होते हैं। बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि उनको वो दिया जाता है कि भाई आप इतना ही बोल सकते हो। ट्रू। तो हाँ, तो भाई वो पूरी पकड़ है उनके पास सऊदी जैसे देश में। तो हम क्यों इनको खुला छोड़ के रखें, जो कि वो हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचा रहे? क्या क्या सोचती है आप इस बारे में? साहिल, मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारे मोदी जी की सरकार आए हुए 3 साल, आई एम सो सॉरी, 9 साल हुए हैं। और 9 साल में बहुत सारी चीजें रिफॉर्म हुई हैं, बहुत अनगिनत चीजें। अब मैं क्या ही पूरी योजनाओं को लेकर बैठूं, मुझे तो मुंह ज़बानी याद है, शायद और आधे घंटे लग जाएंगे। बहुत रिफॉर्म हुए हैं। और पहली बार मुस्लिम पसमानदा लोगों के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा वोकल होकर के बोला है कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि आपके कुरान में 800 बार इल्म के बारे में बात कही गई है, तो पढ़ो पढ़ो। अब बात आती है कि आपने जो बात कही है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स, मैंने तो नहीं सुना है कि किसी एक खुतबे में या किसी एक मजलिस में ये बताया जा रहा है, कोई उल्मा ये बता रहा है कि औरत को शिक्षा दो, औरत का बराबरी का हक है, औरत को इज्जत दो, औरत को सेक्स टॉय मत समझो। आई डिडंट हर्ड इन ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स। मैं अभी 32 साल की हूँ और 32 साल की उम्र में मैंने तो एक बार भी नहीं सुना है कि महिलाओं के पक्ष में ये बात बताई गई है। अब आती है ये रियलिटी है। अब जो आपने सवाल कहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब सऊदी अरबिया में क्राउन प्रिंस खुर्शीद कह सकते हैं कि भैया नमाज पढ़नी है ना, तो मस्जिद में पढ़ो या अपने घर में पढ़ो, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां तहां पढ़ लेते हो, क्योंकि भारत में पढ़ लेते हैं। तो मैंने तो कई बार कह दिया है, ऐलानिया कहा है कि भाई जब तुमने मॉल में पढ़ना है, तुमने रोड पे पढ़ना है, तुमने बागीचे में पढ़ना है, तो इनका जवाब क्या होता है साहिल? कि अज़ान हो गई थी तो नमाज पढ़ना बहुत जरूरी था। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर पॉट पे होते तो पॉट पे पढ़ लेते क्या? तो सवाल तो मेरा सही है, इसमें बुरा मानने की तो कोई जरूरत नहीं है। सवाल भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ ये .5 फ्रंट के पास तो नहीं हो सकता है ना, हमारे पास भी तो हो सकता है। हम भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाभ उठा ही सकते हैं ना। जब ये उठा रहे हैं तो हम भी उठा सकते हैं। ये भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत में सुरक्षित रह करके भारत के प्रधानमंत्री को रोज गालियां देते हैं और सीना ठोक कर रहते हैं, योजनाओं का लाभ उठाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को बड़े मजे से मलाएंगे और डिफेम करते हैं और कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मैंने अगर पूछ लिया कि भाई अज़ान अगर पॉट पे हो गई और तुम बाथरूम में पॉट पे बैठे हो, तो क्या पॉट पे पढ़ोगे? खजा नमाज बोल करके भी कोई चीज है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ लो। तो फिर मस्जिदें तोड़वा देते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह बना देते हैं। तो इनके पास जवाब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, देखो साहिल, मैं एक और बात कहना चाहूंगी। सऊदी अरबिया ना अब इसको पता है कि भैया मेरा तेल खत्म, 20-25 साल में मेरा खेल खत्म। तेल खत्म खेल खत्म, वाह। हाँ, तो अभी इनको क्या करना पड़ेगा? अभी इनको एकेडमिक की तरफ जाना पड़ेगा। आईआईटी रुड़की को हमारे भारत के ही आईआईटी को लिया है सऊदी अरबिया ने। तो बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन जो है वो हमारे भारत के साथ सऊदी अरबिया के हुए हैं, बहरीन के हुए हैं, इजिप्ट के हुए हैं, इंडोनेशिया के हुए हैं। तो इनको अभी बिजनेस करना है, इनको अभी अपने देश को चलाना है। कितना दिन कुआं खोदेगा और तेल पिएगा और पिलाएगा? तो इनको समझ में आ चुका है कि अब हमें बिजनेस पर उतरना पड़ेगा। अभी आईपीएल को सऊदी अरबिया जो है, प्रिंस क्राउन जो है वो यूएई खरीद रहा है, तो ये बिजनेस पर अब उतर रहे हैं
लेकिन ये बात भारत के मुसलमानों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि इनको कारोबार करके मेहनत करके कमाना नहीं है, इनको चंदा वसूली करनी है, इनको फितरा ज़कात भीख पर रहना है, मांगो दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, फितरा दे दो, ज़कात दे दो, एक अरबिक नाम दे देना है ताकि सनातनी समझे नहीं कि फितरा होता क्या है, ज़कात होता क्या है। जब इनको हम जैसे लोग आकर के समझाते हैं सनातनियों के फितरा और ज़कात का मतलब भीख होती है, तब समझ में वो ये इतना कड़क कड़क आयरन किया हुआ कुर्ता पजामा पहन करके निकलता है भीख मांगने के लिए। तो ऐसे लोगों को अब पकड़ने की का वक्त आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ बैठ करके कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। पहले इनकी राय सुनने की जरूरत है, क्योंकि मेरे जैसा मुसलमान इस भारत की महिलाओं को शिक्षित देखना चाहता है। मेरे जैसी मुसलमान लड़की भारत की महिलाओं को बड़े बड़े पदों पर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम बेटियां आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, मजिस्ट्रेट बने, वकील बने, मतलब जहां मैं देखूं वहां हर एक जगह पर 2-4 पदों पे, बड़े पदों पर मैं मुसलमान बेटियों को देखना चाहती हूँ। और मुसलमान बेटियां तभी पढ़ पाएंगी, तभी वोकल हो पाएंगी, तभी अपनी जुबान को खोल पाएंगी जब इनके शिकंजे से ये बाहर निकलेंगी तब। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ नाजिया जी, एक आपको और इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के हमारा एक्सपीरियंस यही है यहाँ पे, चूंकि हम 2 साल से डिस्कशन कर रहे हैं, तकरीबन 2.5-3 साल से, कि हमने देखा है कि यहाँ पे हमसे जो बात करने आता है, चाहे वो इंजीनियर हो, सीए हो, साइंटिस्ट हो, सब तरीके के लोग आ चुके हैं इधर, साइंटिस्ट, सीए, इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब तरीके के इंजीनियर, डॉक्टर्स, सारे लोग आ चुके हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, पीएचडी वाले। हमने ये देखा है कि जब वो इस्लाम पे बात करते हैं तो वो दिमागी अपंगता अपनी जाहिर कर ही देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे भी बन गए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। देखते हैं, उम्मीद करते हैं। बोलना चाहूंगी, देखो मुझे किसी भी धर्म से, मैं देखो संविधान में हाथ में ली हुई हूँ और मैं किसी भी धर्म से ज्यादा मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वैल्यू करती हूँ। मेरी जिंदगी में संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे घर की रोटी रोजी मेरे इस प्रोफेशन से चलती है, तो मैं इसके लिए बहुत लॉयल हूँ। वाह। मैं किसी भी धर्म को खराब नहीं कहती हूँ और ना कहना चाहूंगी। मैं नहीं कहूंगी आप अपने धर्म, क्रिश्चियन अपना धर्म माने, यहूदी अपना धर्म माने, हर कोई अपने अपने धर्म का मान मर्तबा बिल्कुल रखे और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग, ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। अब आती है बात कि लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग अभी बाहर आ गए हैं जो इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। नहीं, बदनाम नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आने वाले मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हम अपने युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी को जैकेट में बम लगाकर फटते हुए नहीं देखा है। हमने अल्लाह अकबर और अल जिहाद के नारे पर ही फटते हुए देखा है। तो कोई भी इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है। किसी ने ये नहीं कहा जीसस क्राइस्ट गॉड हेल्प मी और फट गया, ये हमने नहीं देखा। यहाँ तक के भारत में नहीं देखा, यहाँ तक के फॉरेन कंट्रीज में नहीं देखा। अभी देखो आप, बहुत बहुत छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है। फ्रांस में एक केस फाइल हुआ था वहां के कोर्ट में, वहां के टॉप कोर्ट में, और वहां पर कुछ मुसलमान महिलाओं ने कहा कि हम हिजाब पहनेंगे। फ्रांस के कोर्ट ने, पता है साहिल आपको क्या बात कहा कि ठीक है, अगर आपके मजहब की बात है तो आप अपने मजहब की किताब में दिखा दीजिए कि लफ्ज हिजाब लिखा हुआ है, बोरका लिखा हुआ है, दिखा दीजिए। नहीं दिखा पाए, इस्लामिक प्रीचर नहीं दिखा पाए और वो केस खत्म कर दिया गया। ऊपर से पेनल्टी दे करके खत्म किया गया। पेनल्टी दे करके जो वकील खड़े हुए थे उनको पेनल्टी दी गई और खत्म कर दिया गया कि भाई आप तो दिखा ही नहीं पाए। लफ्ज जिल्बाब दिखा पा रहे हैं आप, जिसका मतलब होता है अरबिक में जिल्बाब और उसके इंग्लिश में मतलब होती है लूजर आउटफिट। तो बुर्का और नकाब तो नहीं दिखा पाए आप। तो उसी तरीके से मैं एक जोक जाते जाते सुना देती हूँ कि एक बार एक लड़का अल जिहाद के नाम पर एक जगह 72 वर्जिन गुरों के लालच में बम फोड़ने गया, काफिरों को मार। ठीक है, सुनो बहुत अच्छा है।
हालांकि मैं अभी उस कंट्री का नाम नहीं बताऊंगी, ये फैक्ट है, ये गूगल पे सर्च किया जा सकता है, ये हो चुका है, पर मैं उस कंट्री का नाम अभी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सेशन पे जब हम लोग बैठेंगे तो मैं इसको पूरा 10-15 मिनट पूरा डिटेल्स बताऊंगी। तो अनफॉर्चुनेट वहां के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो उनको पता चल गया कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बम फोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो बम फुस हो गया, फुट नहीं पाया। पर जिस हिसाब से उस लड़के को पकड़ा गया था, वो लड़का उस वक्त फेंट हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है। उसकी आंख या हॉस्पिटल में, और 4-5 फॉरेनर नर्स जो होती है, नर्स खड़ी होती, जो समझ में आ रहा है। वो आधे घंटे उसको लग गया ये समझाने में कि ये 72 वर्जिन हूर में से 4 हूर नहीं है, ये नर्स है और तुम हॉस्पिटल में, ठीक है। ये आधे घंटे उसको ये समझाने में लगा है कि ये 72 मरे नहीं, तुम जिंदा हो, और ये 72 वर्जिन हूरों में से 4 हूरें नहीं है, ये नर्सेज है इस हॉस्पिटल की, और तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, तुमको हम पिंच कर सकते हैं, तुम हमें सुन रहे हो। वो एटलीस्ट इस बात पे तो कंफ्यूज हुआ होगा कि जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन हूरों का बताया है, तो वो तो ऐसे व्हाइट कपड़े में, नर्स के कपड़ों में तो नहीं होगी। उसके तो 70 लिबास होंगे, वो भी ट्रांसपेरेंट। देखो, धरती से सुनते 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 बड़ा होता है 72 वर्जिन हूर, 72 वर्जिन हूर, 72 वर्जिन हूर। उस वक्त जब सामने हूरें आती होंगी तो वो मुफ्ती तारिक जमील है और मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद है, उसकी बातों को खो देता होगा कि भाई अभी जो मिल गया है उसको लपक लो, पहले उसको लपको, बाद में 135 को देखेंगे। ये बड़ी बात है। इतना मिल गया वो भी काफी है। ठीक है। अभी हालिया में मैं उस न्यूज में भी थी, डिबेट में, कि मौलाना तारिक जमील का बेटा असीम जमील जो है वो मर गया। तो मैंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, तारिक जमील रो क्यों रहे हैं भाई, उनको तो मुसल्ला बिछा करके शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो उनका बेटा 72 वर्जिन हूर के पास चला गया अपनी ठरक मिटाने के लिए, ये तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। सेम 72 वर्जिन हूर के पास बेटा गया है, फिर बड़ा बेटा जाएगा, फिर छोटा बेटा जाएगा, फिर तारिक जमील खुद भी जाएंगे सेम 72 वर्जिन हूर के पास, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। वाह वाह। अच्छा, हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही प्यारे और हम सबके दिल की धड़कन जो है वो कमेंट में मौजूद थी, कमेंट जिहाद कर रहे थे, नन अदर देन आवर ओन एडम सीकर साहब। तो मुझे मोमिन हजरात तो घबराते ही है, बाकी लोग भी घबराते हैं। एडम से तुम बात करो, ये एडम है या आदम है? कौन है ये? तो आई एम श्योर कि एडम साहब शायद किधर थोड़े बिजी है, इसी वजह से वो जुड़ नहीं पाए, वरना अब तक वो जुड़ जाते, क्योंकि उनको भी आपसे बात करना है, लेकिन शायद बिजी है, इस वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे। एडम साहब जैसे ही फ्री हो जाएंगे वो जरूर जुड़ेंगे। नाजिया जी, कुछ सुपर चैट्स आई हैं, सवाल उसमें आपके लिए हैं, तो फटाफट एकदम से आप जो है ना वो आंसर देते जाइएगा जो सवाल किया गया है। मैं स्पेसिफिकली, अरे यार देखिए, ये बोला ना मैंने, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं, अब्बू आ चुके हैं। फरसी सलाम के साथ वेलकम करते हैं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब। वेलकम है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। सलामुल मुता ब्रदर, एंड थैंक यू नाजिया जी वंस अगेन। बहुत जबरदस्त, इतना ज्यादा सच नहीं बोलते प्लीज, सच कम बोले प्लीज, इतना सच लोगों को हजम नहीं होता। ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो बोलना ही है। वाह वाह वाह, नहीं बस थोड़ा सा कम सच बोला करें, हमारे लोग जो हैं इंडिया के घबरा जाते हैं। गुनाह है आदम, नहीं बोलना चाहिए, तौबा तौबा इस्तगफार, नहीं वल्लाह हबीबी। नाजिया जी, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। एडम साहब ने एक बाकायदा पूरा स्ट्रीम किया है जहां पे उन्होंने बताया है कि आप किस प्रकार से झूठ बोल सकते हैं,
वो भी आप जरूर देखिएगा और आपके रेफरेंस में कई सारी चीजें आएंगी। मैं नाज़िया जी लिंक असल में आपके साथ बात शेयर ये है कर दूंगा। कि इस्लाम में झूठ बोलना मना है, मैं मानता मैडम हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते, इट्स टू मच, मैं निकल रही हूँ, ठीक है, आप दोनों गौर तालाब ना ना कीजिए और मैं ना अब ना ना चली। आप कैसे जा सकती है? मैं आप ही की वजह से तो आया हूँ। मैंने कहा पहले आपकी प्रेजेंटेशन पूरी हो जाए फिर आऊंगा, वरना फिर मैं बीच में ना इंटरप्ट ना करता ना रहूंगा। ना 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 ना, तू क्या अपने आप को हेड समझ रहा है जो चेयर पे बैठ गया आकर के प्रेजेंटेशन पूरा हो गया, चलो लाओ नहीं दिखाओ। मैं एक तो अच्छा आपने आप गलत समझ रही हैं, मैं तो हम्बल किस्म का इंसान हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आपकी प्रेजेंटेशन इंटरप्ट हो। खैर से बड़ा जबरदस्त पर्दा लगाया हुआ है आपने पीछे, ये बड़ा महंगी किस्म का लग रहा है। ये क्या कहते हैं इसको? इस कपड़े को क्या कहते हैं? पर्दा, जो पर्दा पर्दा, है पीछे। नहीं पर्दा है, लेकिन ये खास किस्म का कपड़ा है, बड़ा महंगा मखमल, पड़ता है। मखमली, मखमली हाँ पर्दा। देखा, तो ये काफी, मेरा मतलब है आज सोफिस्टिकेटेड रूम में बैठी हुई है हमारी बहन यहाँ पे। तो चलो मैं ठीक है, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत अच्छा माता की। नाजिया जी, दो चार मिनट बस प्लीज, हाँ मैं हाँ हाँ 2-4 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रोकूंगा। हाँ। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल माई मोमिन नेबर हैज 8 किड्स, लास्ट ट्विंस का नाम है रहमकर अली, बसकर अली, ये कोइंसिडेंस है या जानबूझ के? अल्लाह अल्लाह की देन है। अच्छा, हिंदू सनातनी भाई का और एक कमेंट है, नाजिया जी साहिल आपको लास्ट टीम में परफ्यूम गिफ्ट करने वाला था, आपको मिला क्या परफ्यूम? गिफ्ट नहीं नहीं छोड़ना दिया है, मत। नहीं दिया, नहीं दिया है। अरे तो आगे की बात भी तो बताओ ना। दिसंबर में साहिल, देगा, और क्योंकि परफ्यूम साहिल लेट से दे रहा है तो जारा का एक शर्ट भी देगा साथ में। हाँ, ये साहिल है बहुत पूरी बहुत बात। गलत बात है, बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। तूने अरे अभी तक भाई, मेरे 500 रुपए भी नहीं दिए जो शर्त में भाई हारा था। नाजिया जी की पसंद ऐसी है ना कि वो कॉमन नहीं है। वो उनका परफ्यूम मैं ढूंढते ढूंढते किधर मिला नहीं, फिर यूएस से किधर से जुगाड़ करना पड़ा। परफ्यूम आ चुका है, मतलब खरीदा जा चुका है तो ये जो दिसंबर तुमने तक। लाइव स्ट्रीम में बोला है ना साहिल, अब मुझे इससे भी ट्रोल किया जाएगा, इससे भी ट्रोल किया अच्छा, जाएगा। मुसल्टी आपके पीछे पड़ेगी ये मामले में भी। हाँ। नहीं नहीं, वो तो खास खास किस्म का हराम परफ्यूम होगा, तो इस वजह से वो इंडिया पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो वो बड़ा तो जरूरी है कि ऐसा ही दिसंबर हराम परफ्यूम दिसंबर लगाएं। तक मिल जाएगा नाजिया जी को, अभी क्या है, 1 महीना तो बचा है। और उसके मतलब वो सजा में, डिले की सजा में मुझे नाजिया जी को एक जारा की शर्ट भी गिफ्ट करना है, तो ये तय हो चुका है ऑलरेडी। शौकीन काफिर बेहतरीन भाई कह रहे बेहतरीन। हैं ब्रावो नाजिया जी, प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प इन योर मिशन फाइनेंशियली और अदरवाइज, कीप इट अप। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। ये आपके लिए सवाल है, हाउ कैन वी हेल्प इन योर मिशन? जब जब कोर्ट में मैं जाऊं इस मैटर को लेकर के, सबको पता चल जाएगा, उस वक्त एटलीस्ट आप लोग मेरे साथ हों और मेरे पास खड़े हों तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी। नाखून से खतला भाई वाह कह रहे हैं नाजिया जी, वाह। डोंट यू थिंक फॉर मेकिंग एन एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ, फर्स्ट आर्टिकल 15 नीड्स टू बी अमेंडेड एंड अपोस्टेट्स नीड टू बी मेड अ प्रोटेक्टेड ग्रुप like SC, ST, women, etc. Otherwise, it will contravene Article 14 and 15. इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन, इतने छोटे, मैं बहुत देर से थी, पहले आ जाता तो मैं इसको डिस्कस कर देती। और इसके साथ फॉलो अप कमेंट ये है, स्पेशल लॉस कैन बी मेड ओनली फॉर प्रोटेक्टेड ग्रुप्स, अदरवाइज इट कैन बी इजीली स्ट्राइकन डाउन by HCs and SC as being violative of Article 14 and 15. आर्टिकल 14 एंड 15। आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जो जिन्होंने भी ये भेजा है उसको थोड़ा सा और पढ़ें आप संविधान को, तो नेक्स्ट सेशन जब भी मैं साहिल आपके साथ जल्दी करूंगी, ताकि इतने सवाल आए हैं मैं उसको एकदम ब्रीफ करके अपने सिनॉप्सिस को ही पढ़कर सुनाऊं कि मैं किन किन आर्टिकल्स को लेकर के इसको फाइल करूंगी। Dr. V. Garkere, the Sharia Court of India, also known as Supreme Court, blamed Nupur Sharma for the killing of Kanhaiya Lal and threw out Kashmiri Hindus' petition for probe into the genocide. I don't have much hope from them. यार दोस्तों, आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों ने नाजिया जी के लिए कई सारे मैसेजेस भेजे, लेकिन अगर 1 घंटा 47 मिनट अगर नाजिया मेरी स्ट्रीम में बैठी है, मतलब हमारे लिए वो एक 10 घंटे जैसा है, क्योंकि उनको इसकी आदत नहीं है भाई लोग। वो जो दूसरे चैनलों पे जाती है 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, वो बेचारी हमारे लिए फिर भी 20 मिनट्स इज लास्ट।
20 मिनट्स हमको देखो फिर भी इतनी हमारी कदर करती है, रिस्पेक्ट कर रही है नाजिया जी के 1 आवर्स 47 मिनट्स दी है। तो जो बाकी के जो सवाल है मैं और एडम साहब देने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा जितने करते भी हैं ना। साहिल, मैं आपसे एक बात बोल देना चाहती हूँ कि जितने भी सवाल हैं इनको आप रिजर्व में रखें, और नेक्स्ट सेशन में जब हम बैठेंगे तो मैं ये सारे सवालों को लेकर के इन्हीं पर डिस्कस करने के लिए बैठूंगी। डन हो गया। तो जितने लोगों ने नाजिया जी से सवाल किया है वो मैं अलग से उसको जो है ना वर्ड फाइल में सेव करके रख लूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नाजिया जी आएंगी तो ये सवाल उनसे ले लिए जाए। तो नाजिया जी नेक्स्ट टाइम याद हाँ। रखिएगा कि अब आपने ज़ारा के अलावा बनाना रिपब्लिक की भी 2 शर्टें मंगवानी है इससे। ये घंटा घंटा भाई कह के 2-2 घंटे रख लेता है। तू कर दे ना। नहीं, क्यों ना इस बार के सेशन के लिए मैं अरमानी के 2 टी-शर्ट ऑर्डर करवा लूं। मेरे ख्याल में वाह बनाना रिपब्लिक ज्यादा अच्छा है, वो इस वक्त बड़ा अप स्केल चल रहा है नहीं, मैं वो इंटरनेशनली। ट्रेंडी पे नहीं जाती हूँ। ट्रेंडी तो ट्रेंडी मैं पे नहीं खुद जाती, अच्छा चलो गोली मार देंगे। #नाज़िया डाल दूं, तो वो तो लेकिन मैं नाजिया अगर बनाना रिपब्लिक पहन लेगी तो बनाना रिपब्लिक की शान बढ़ जाएगी ना, इसलिए कह रहा हूँ नहीं, जरा और ट्रेंडी में आ जाएगा। साहिल ऐसा है कि आज के स्ट्रीम पर तुम मुझे एक अरमानी का टी-शर्ट दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जब भी स्ट्रीम में आओगे एक बड़े ब्रांड का फटका मेरे को बैठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम सही है। चलो भाई लोग जितने लोग सपोर्ट करते हैं देख लीजिए ना, जितने लोगों की फरमाइश होती है नाजिया जी को बुलाने की, अब वो जो है ना आप लोगों को ही कवर करना पड़ेगा। कोई नहीं, नाजिया जी के लिए जितने सुपर चैट आते हैं ना उसी की शर्ट मिल जाएगी, टेंशन ना लेते। हाँ वही करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच नाजिया जी इतना वक्त देने के लिए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करने के लिए। आई एम श्योर कि आगे भी आपके साथ स्ट्रीम करने का मौका मिलेगा। और एक चीज जरूर पेंडिंग है, चूंकि एडम साहब भी हैं, एडम साहब भी चाहते हैं कि आप उनके चैनल पे एक बार जरूर आए, तो आप मुझे बताइएगा कब उनके चैनल पे फिक्स करना है, सो दैट वी डू वन स्ट्रीम ऑन हिज चैनल ऑन सैटरडे। एनी सैटरडे आप जब भी फ्री हो जरूर बताइएगा मुझे। श्योर पक्का बताऊंगी एडम में। और अभी के लिए नमस्कार, जय सिया राम। नमस्कार, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच नाजिया जी। बाय एडम। बाय बाय, टेक केयर। नाजिया जी के लिए यार एक एक गुलाब भी भेज दो सारे लोग हमारे जितने बनता है। ये देखिए, ये अभी फिजिकली तो नहीं दे सकता आपको, तो इसी से चला लीजिएगा। मुझे गुलाब पसंद नहीं है, मुझे लोटस पसंद है। लोटस भेजो भाई, लोटस भेजो। वो कीचड़ से निकाल के उसको जो है ना यहाँ पे भेजो। नहीं साहिल, कोई टेंशन नहीं है, आप अरमानी की शर्ट का बंदोबस्त करें, गुलाब लोगों की तरफ से आ जाएगा और लोटस भी आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। वाह वाह वाह, चलो भाई, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट नाजिया जी, थैंक यू सो मच। बाय जी, गुड नाइट, टेक केयर। टेक केयर।